हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 23 दिसंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं जो कल मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी लोगों के साथ, जिसमें कि अधिकारी शामिल थे, स्वास्थ्य संबंधी अधिकारी शामिल थे, तो उसमें कैबिनेट मंत्री शामिल थे। तो उसमें एक ये कुछ फैसले लिए गए हैं जो आशंका जताई जा रही है, जैसा कि चीन में आप न्यूज़ चैनल में भी सुन रहे होंगे कि कोरोना बहुत प्रभावी ढंग से फैला हुआ है। यानी कि लगभग इसमें ये बताया जा रहा है कि आगे 1 से 1.5 महीने में चीन की 1 करोड़ आबादी इन्फेक्ट हो जाएगी कोरोना से। जो ये BF.7 वेरिएंट आया है उससे लगभग 10 देशों में ये फैल चुका है। कल भी मैंने बताया था आपको, आज भी लगातार न्यूज़ चैनल्स में ये चल रहा है कि कोरोना अब अपने नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच रहा है। हालांकि भारत में जो 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उसमें साउथ के लोग हैं, और अभी तक मुंबई के एक सस्पेक्ट उसमें मिले हैं जिनमें कोरोना की पुष्टि तो हुई है, लेकिन नया वेरिएंट है या नहीं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा पता किया जाएगा। इसमें क्या न्यूज़ आएगी वो हम आगे देखेंगे। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आई शिथिलता के प्रति सबको आगाह कर दिया है और कहा है कि महामारी को लेकर इस तरीके से बचाव करें, सतर्क रहें। कुछ देशों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों के मद्देनजर बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण पर कड़ी नजर रखने और इससे निपटने के लिए ढांचे को पूरी तरह तैयार रखने को बोला है। बैठक में नीति आयोग के सदस्य VK पॉल और स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण ने देश और दुनिया में कोरोना संक्रमण हालात पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। इसमें बताया गया कि पिछले एक हफ्ते में देश में प्रतिदिन औसतन 153 नए संक्रमित पाए गए हैं और संक्रमण की दर 0.14% है, और यह मार्च 2020 में कोरोना की शुरुआत के बाद सबसे कम है। वहीं दुनिया भर में पिछले 6 हफ्ते से प्रतिदिन औसतन 5.90 लाख नए संक्रमित सामने आ रहे हैं। मोदी ने संक्रमण पर कड़ी नजर रखने और इलाज के लिए तैयार पूरे ढांचे, जिसमें अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, PSA प्लांट, वेंटिलेटर और कर्मचारी शामिल हैं, को पूरी तरह से तैयार रखने को कहा है। अब इस न्यूज़ को थोड़ा आप गंभीरता से लीजिएगा। जब देश का मुखिया, प्रधानमंत्री अगर ये सब बातें और ये सब इंस्ट्रक्शंस दे तो आपको अपने स्तर पर सतर्क हो जाना है। आप भी अगर जागरूक हैं तो समझते होंगे इन सब चीज़ों को कि अगर प्रधानमंत्री द्वारा मीटिंग बुलाई गई है और इस पर कुछ ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं, ऐसे प्रेजेंटेशन दिया गया और इस तरीके से डिसीजन सामने आ रहे हैं कि सतर्क रहने की ज़रूरत है, बेड तैयार किए जा रहे हैं, सिलेंडर को स्टॉक में रखा जा रहा है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को, तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आपको भी सतर्क रहना है। तो सतर्क रहिए और जागरूक रहिए, जितना हो सके भीड़ भाड़ में जाने से बचिए, सैनिटाइज करते रहिए हाथ को, और कुछ भी आप बाहर अगर टच करते हैं तो ये सब तो आपको खुद पता ही होगा। जो आप थोड़ा शिथिल हो गए थे, वास्तव में अब आप थोड़ा जागरूक हो जाइए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पर्सनल लॉ की खूबियों और खामियों पर चल रहा है मंथन। देखिए, विभिन्न धर्मों में के लागू पर्सनल लॉ, यानी कि जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इसी तरीके से खामियों पर मंथन चल रहा है कि हर धर्म के जो पर्सनल लॉ है उसमें क्या कमियां हैं, कौन कौन सी टकराव की स्थिति बन सकती है, अगर उसमें कुछ चेंजमेंट किया जाए तो क्या क्या उसमें बाधाएं आएंगी। इन सब को लेकर एक मंथन चल रहा है। लिंग आधारित जो समानता है, न्याय है, उसमें कोई मतभेद तो नहीं आएगा, इससे सामाजिक बुराइयां तो नहीं बढ़ेंगी या धार्मिक परंपरा को आघात तो नहीं पहुंचेगा। ये सब कुछ अभी इसमें मंथन चल रहा है। साथ ही सारे पर्सनल लॉ को संहिताबद्ध करने पर भी विचार हो रहा है ताकि उनकी व्याख्या में व्याप्त अस्पष्टता को दूर किया जा सके। देखिए, पर्सनल लॉ की जो समीक्षा का यह काम कार्मिक और लोक शिकायत विधि व न्याय विभाग की संसदीय समिति कर रही है। समिति ने लोगों से सुझाव और राय मांगी थी और अभी तक उसे 50 से ज़्यादा सुझाव भी मिल गए हैं। अगर हम बात करें पर्सनल लॉ की समीक्षा और उस पर आने वाली रिपोर्ट की कई पहलुओं से अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। जब 21वें विधि आयोग को सरकार ने समान नागरिक संहिता पर विचार करके रिपोर्ट देने को कहा था तो तत्कालीन आयोग ने अगस्त 2018 में कार्यकाल पूरा होने के समय समान नागरिक संहिता पर कोई रिपोर्ट देने के बजाय
परिवार विधियों में संशोधन की सलाह दी थी। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है सेनाओं के लिए 84,000 करोड़ के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी। स्वदेशी रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र सेनाओं और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 84,328 करोड़ रुपए के 24 पूंजीगत रक्षा खरीद के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने गुरुवार को हुई बैठक में इन प्रस्तावों की आवश्यकता को अपनी स्वीकृति प्रदान की। खरीद के इन प्रस्तावों में थल सेना के लिए 6, वायुसेना के लिए 6, नौसेना के लिए 10 और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 प्रस्ताव शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस बड़ी खरीद में स्वदेशी स्रोतों से खरीद के लिए 82,127 करोड़ रुपए यानी कि 97.4% के 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की यह अति महत्वपूर्ण पहल न केवल सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करेगी बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए रक्षा उद्योग को भी पर्याप्त बढ़ावा देगी। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत चीन पश्चिमी सीमा पर स्थिरता बनाए रखने पर सहमत। भारत और चीन के बीच मई 2020 से ही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य विवाद चल रहा है, लेकिन इस दौरान दोनों देशों ने बातचीत का सिलसिला कभी टूटने नहीं दिया है। इसी क्रम में अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में सैन्य संघर्ष होने के ठीक 11 दिन बाद भारत व चीन के कोर कमांडरों की अगुवाई में बातचीत हुई है। इसमें LAC व मौजूदा तनाव जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा हुई है। संकेत है कि इसमें तवांग में हुई झड़प के मसले पर भी बात हुई है, क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से कहा गया है कि पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने की सहमति बनी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज बिजनेस पेज से, जिसमें सरकारी पहल से लौटे मोटे अनाज के दिन। अब सरकारी पहल से मोटे अनाज की खेती और उसके उपयोग की राह आसान हुई है। आगामी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित करने के साथ ही मोटे अनाज वाली फसलों के दिन लौट आए हैं। कई तरह की सीमाएं थीं जिन्हें दूर किया गया है। इसमें इस वर्ग की फसलों की खेती को जहां बल मिलेगा वहीं उपभोक्ताओं तक इसे पहुंचाने में सहूलियत होगी। मिलेट्स फूड फेस्टिवल के माध्यम से इन अनाजों की पहुंच आम लोगों से खास लोगों तक पहुंचने लगी है। हैरानी इस बात की है कि पोषक तत्वों से भरपूर होने के बावजूद इस वर्ग के अनाजों की हैसियत खेतिहर मजदूरों की मजदूरी तक सीमित थी। सरकार की नज़रों से भी इन फसलों को कोई बहुत तरजीह नहीं मिल पाती थी। सरकार की तरफ से इन अनाजों को बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता था और ना ही सरकारी खरीद में प्राथमिकता थी। जहां तहां खरीद होती भी थी तो मात्र 3 महीने के भीतर इससे राशन प्रणाली के तहत बांटने की अनिवार्यता थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अरविंद पनगड़िया, जो कि पूर्व उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि नुकसानदायक हो सकता है चीन से व्यापार संबंधों को खत्म करना। चीन के साथ व्यापार संबंधों को तोड़ने की मांग के बीच नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा है कि मौजूदा स्थिति में बीजिंग के साथ व्यापारिक संबंधों को खत्म करने का मतलब है कि भारत की संभावित आर्थिक वृद्धि का बलिदान करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके बजाय भारत को अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन समेत अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। यूक्रेन की जीत के लिए उसकी हर संभव मदद कर रहे हैं, जो बाइडेन ने ये स्टेटमेंट दिया है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। युद्ध के दौरान खास पहचान बने जैतून हरे रंग की पैंट और स्वेटर पहनकर व्हाइट हाउस पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल ने स्वागत किया। बाइडेन ने यूक्रेन को पूरे सहयोग और समर्थन का वादा किया है। कहा, हम यूक्रेन की जीत के लिए उसकी हर मदद कर रहे हैं। जेलेंस्की ने इसके लिए अमेरिका का आभार जताया है। बाइडेन और जेलेंस्की की यह मुलाकात भारतीय समयानुसार गुरुवार रात करीब 2:30 बजे हुई। इस मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने अमेरिकी संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। इसके पहले अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $1.85 अरब की नई सैन्य सहायता का ऐलान
किया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़। संघाई में जल्द 1.25 करोड़ लोग हो सकते हैं संक्रमित। चीन की सरकार कोरोना संक्रमण से जुड़ी कड़वी सच्चाई पर पर्दा डालने की लाख कोशिश कर रही हो, लेकिन बुरे हालात तमाम जगह से अपना चिन्ह छोड़ रहे हैं या चेहरा दिखा रहे हैं। सबसे बड़े शहर संघाई के एक बड़े अस्पताल में स्टाफ को सबसे बुरे दिनों के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। ये सबसे बुरे दिन ज़्यादा दूर नहीं है। अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि अगले सप्ताह के अंत तक 2.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले शहर के आधे लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाएंगे। अब समझिए 10 दिन के भीतर लगभग 2.5 करोड़ लोग प्रभावित हो जाएंगे। राजधानी बीजिंग के बाद संघाई के कोविड से बुरी तरह से प्रभावित होने की खबरें सामने आई हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो वहाँ पर एक तरीके से नोटिफिकेशन दिया जा रहा है या फिर चेतावनी दी जा रही है लोगों को, एक तरीके से ये न्यूज़ बताई जा रही है कि आप भाई तैयार रहिए, ऐसी स्थिति आएगी। संयुक्त अभ्यास करेंगे दक्षिण कोरिया और अमेरिका। दक्षिण कोरिया व अमेरिका रक्षा समझौते की 70वीं वर्षगांठ बनाने के लिए 2023 में 6 वर्षों में सबसे बड़ा संयुक्त लाइव फायर करने पर विचार कर रहे हैं। इस तरह के अभ्यास में संयुक्त शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आमतौर पर हजारों सैनिकों के साथ ही हथियार एवं प्रणालियां शामिल की जानी हैं। मून जे इन के समय में यह संयुक्त अभ्यास नहीं हो पाया था। अगले वर्ष दोनों देश रक्षा समझौतों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाएंगे। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने के प्रवक्ता जेओन हांगयू ने गुरुवार को कहा कि इस अवसर पर विभिन्न तरीके से हम अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और उत्तर कोरिया के विरुद्ध गठबंधन की प्रतिरोधक क्षमता को सामने लाएंगे। तो ये आज का यानी 23 दिसंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।